यस सर। ठीक है। नाउ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल्स यूनिफॉर्म फ्लो प्रोसेसर है। अब ये एक स्टडी इक्वेशन आई थी अपनी जो अपन ने ट्राई करी थी, Q माइनस W इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन H1, जैसे अगर ये H1 इधर कर लें 1 वाले पोर्शन जितने हैं इधर कर लें तो ये क्या हो जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 G V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू H2, ये सब पॉजिटिव साइन इधर आ गए, H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस ये W इधर आ गया तो ये W हो जाएगा। तो ये एक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, किसी भी इक्विपमेंट में हो जाएगी अगर अपन ये अज्यूम करें कि इसके अंदर इफ वी अज्यूम दैट कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो रही है और इंसुलेटेड है और हीट लॉस नहीं हो रहा सिस्टम के अंदर, अगर ये अज्यूम कर लें तब इस इक्वेशन को अपन अज्यूम करके अप्लाई करेंगे। ये लगी हुई है, ये देखो ये यहाँ पर, इसमें तो ज्यादा शो नहीं हो रहा, मैं आपको नया शेयर करके बता देता हूँ। ये देखिए इसमें इसका एक एग्जांपल मैं बता दूंगा, ये ऐसी होगी ये इक्वेशन जो है ऐसे आएगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिख रही है आपको, ऐसी दिखेगी आपको Q माइनस W इक्वल टू M H1 माइनस H2 या H2 1/1 हाफ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और हाफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर। ये बॉयलर केस में लग गई स्टडी फ्लो, ये ऐसी रहेगी आपकी, ऊपर जैसे दिख रही है आपको, दिख रहा है आप लोगों को? इज दिस इक्वेशन? यस सर। हाँ जी यस सर, दिख रही। और समझ में आ रहा है मैं अभी क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं आपको इक्वेशन ढंग से लिखवा लेता हूँ मैं, आप लोग लिख लें, अगर आप लिखोगे इक्वेशन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे है कि जितनी आपने एनर्जी दी उतना कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो गया, हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ये अपन एज्यूम कर रहे हैं कि कंप्लीट हीट कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, एज्यूम कर रहे हैं अपन कि ऐसा हो रहा होगा, है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि क्या लॉसेस तो हो रहे हैं। तो अपन ने कुछ हीट दी, एक आपने क्या किया कि एक अगर आप ये देख लो कि नोजल रखी हुई है उसके अंदर आप पेट्रोल डाल लो, तो पेट्रोल के अंदर कुछ एनर्जी है और वो नोजल के अंदर से पास होके वो स्प्लिट हो रहा है। नोजल का काम क्या होता है कि वो उसको ब्रेक कर देता है, पार्टिकुलेट मैटर के अंदर ब्रेक कर देता है। तो Q माइनस W, आपने अगर ये मान लो एक पर्टिकुलर हाइट पे एंटर हो रही है नोजल, है ना, तो H1 इधर आ गया, H1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस GZ1 इज ड्यू टू पोजीशन, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मान लिया उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, जो भी सम है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्यू टू इट्स पोजीशन और इंटरनल एनर्जी, जो उस लिक्विड के अंदर इंटरनल एनर्जी, जैसे कि पेट्रोल है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, पेट्रोल को जलाते हैं आग लग जाती है और अपन उसको यूज कर लेते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी हो गई पेट्रोल की। अब वो पेट्रोल को आप किस वेलोसिटी से या उसकी पोजीशन की वजह से, अपन ने देखा है नॉर्मली पेट्रोल टैंक जो है गाड़ियों के ऊपर हाइट पे रहता है, ऊपर रहता है ना, अगर नीचे रखेंगे तो अपन को पंप करना पड़ता है। आप लोग ने देखा ना मोटरसाइकिल के ऊपर क्या होता है, पंप नहीं लगा रहता है, पेट्रोल टैंक ऊपर रहता है, इंजन नीचे रहता है ना, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? पेट्रोल टैंक देखा है ना, पेट्रोल टैंक नॉर्मली ऊपर रहता है। ऐसी घर के अंदर जो पानी की टंकी है जो आपकी छत पे रहती है, ऐसा क्यों नहीं होता जमीन के अंदर? अगर जमीन के अंदर होगी पानी स्टोर करने के लिए तो उसके अंदर पंप लगा होता है, एक इलेक्ट्रिक पंप, आपको वर्क करना पड़ता है वो पंप को ऊपर चढ़ाने के लिए, है ना। तो अगर पानी की टंकी छत पर है तो क्या होगा, पानी अपना आप नीचे आ जाएगा, कोई आपको एनर्जी नहीं लगती, बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। वो पोजिशन की वजह से उसके अंदर इंटरनल एनर्जी आ जाती है, जनरेट हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई भी सिस्टम लिया आपने, अगर आपने वहां नोजल लगा दी पानी की टैंक के ऊपर, तो उसकी कुछ हाइट की वजह से कुछ एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, कुछ पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी, उस एनर्जी को अपन यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस एनर्जी को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर नोजल के अंदर देखें तो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी, sum of potential energy, kinetic energy is constant and that is being given by steady flow energy equation. तो ये है rate of heat absorbed minus power output is equal to rate of enthalpy change plus rate of kinetic energy plus rate of potential energy. This is in watts. ये heat और watt, heat और work done का unit power में लिखते हैं ना अपन, power में, इसलिए Q minus W कर लिया, जितनी आपने heat दी उतना work done कर लिया। ये एक फर्स्ट लॉ के हिसाब से अपन समझा रहे हैं, assume कर रहे हैं।
अब ये आइटम्स होगा आपके, जैसे बॉयलर हो गया, इक्विपमेंट सॉरी, ये इक्विपमेंट्स होगा, बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, नोजल हो गया, कंप्रेसर हो गया, इन सब में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं अपन। वी कैन अप्लाई दिस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑल दीज। ये इन्होंने लगाई सपोज बॉयलर के अंदर, स्टेडी स्टेट आने पर ये बॉयलर के अंदर अपन ने ये लगा दी है Q1 2, मतलब सेक्शन 1 और 2 की बात हो रही है, 12 नहीं है ये, सेक्शन 1 एंड 2 माइनस वर्क डन इन 1 एंड 2, तो M(H2 - H1) M इज, अगर मास फ्लो रेट कांस्टेंट माना आपने, जहां से मास आ रहा है, जितना पानी आ रहा है या जितना लिक्विड आ रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे सेम है, कहीं लॉस नहीं हो रहा है, ये अज्यूम करके चल रहा है, अज्यूम नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, जैसे अगर आपने माना बॉयलर, बॉयलर क्या होता है, एक कंटेनर होता है, जहां से आपने जितना पानी आया उतना ऊपर भेज दिया आपने, एक उसका लेवल सेम मान लिया। अगर नेग्लिजिबल चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, बॉयलर के अंदर ही अंदर की बात करें, बॉयलर के अंदर लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है क्या विद इन दैट कंटेनर। अगर आप एक कंटेनर में दूध उबाल रहे हो, तो दूध जो उबाल रहे हो आप, पूरे जितना क्वांटिटी है उस कंटेनर, विद इन दैट कंटेनर, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, कुछ वेलोसिटी बढ़ रही है, पूरे दूध की नहीं बढ़ रही, तो उसको जीरो कर दिया। C2 का मैं C1 स्क्वायर, मतलब जहां से डाला और जहां से निकल रहा है वो वेलोसिटी सेम है, दैट इज जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी को भी अपन ने अज्यूम किया है, ये लिखा हुआ देखो भैया, ऐसा होता नहीं है बट वी आर अज्यूमिंग दैट। तब उस केस में आपकी बॉयलर के केस में अपन ने ऐसा माना, अज्यूम किया है कि पोटेंशियल एनर्जी और ड्यू टू इट्स हाइट की वजह से जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये दोनों पोर्शन जो है ना आपके जीरो हो गए भाई साहब, ये दोनों पोर्शन Z1 और Z2 जीरो हो गए आपके। तो क्या होगा, तो इस केस में, बॉयलर के केस में जो आपका ये होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q1 - W = M(H2 - H1), बस ड्यू टू हाइट एंथैल्पी जो विद इन द सिस्टम होगी, H2 - H1 ही बचेगा इसके अंदर। ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया आपका, ये पोर्शन जीरो हो गया और Z वाला पोर्शन जीरो हो गया। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ एक। इसमें आप बॉयलर प्रोड्यूसेस 1000 kg per hour of steam at a pressure of 7 bar and at a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि बॉयलर के अंदर जो अपना मास ऑफ स्टीम फ्लो हो रही है, दैट इज 1000 kg पर आवर, एक घंटे में 1000 kg स्टीम पास हो रही है, दैट इज मास हो गया। ठीक है, लिखते जाओ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, आप लिखते जाइए, जैसे क्वेश्चन आता जाएगा ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप सब फेल हो जाओगे, मुझे मालूम है पक्का, क्योंकि इसके अंदर कोई पास नहीं हो पाता। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ, बॉयलर प्रोड्यूसेस 1000 kg पर आवर ऑफ स्टीम, दैट इज मास हो गया, M = 1000 हो गया। आज बहुत नए नए लोग आ रहे हैं भाई, है ना, M = 1000 kg पर आवर, ये यूनिट से पता चल जाएगा स्टीम। और प्रेशर हो गया 7 बार, P1 की वैल्यू दे दी 7 बार, स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, दैट इज C1 या V1 कह लो, वेलोसिटी कह लो, V1 हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। फीड वाटर सप्लाई टू द बॉयलर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 हो गया। टेम्परेचर जो है 30 डिग्री पे सप्लाई कर रहे हैं, T1 हो गया। स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड पे कर रहे हैं, द आउटलेट इज 2 मीटर अबाउट द इनलेट, मतलब इनलेट Z1 - Z2 जो हो गया आपका, ये Z1 - Z2 की वैल्यू हो गई 2 मीटर्स, ठीक है, या Z2 - Z1 हो गया 2 मीटर, आउटलेट इज 2 मीटर अबाउट द इनलेट। अब आप इसमें क्या करोगे, तो हीट गिवन, हीट Q की वैल्यू निकालनी है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे और Q की वैल्यू निकाल लो आप इसके अंदर। assume the steam produced is wax saturated, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे आप इसके अंदर, हीट का फॉर्मूला, है ना। बॉयलर है, बॉयलर में वर्क डन तो होगा नहीं, कहाँ होता है वर्क डन, बॉयलर कुछ वर्क करके देता है, वो बस क्या करता है, हीट करता है, आप हीट देते हो, वो पानी गर्म करके दे देता है, कुछ पॉजिटिव वर्क डन नहीं करता बॉयलर, इसलिए इसमें W वाला टर्म नहीं है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाई W इज नॉट देयर, Q - W होती है ना यहाँ पर, यस सर। Q - W इसलिए नहीं है क्योंकि बॉयलर कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, वो आप उसको हीट दे रहे हो, वो गर्म कर रहा है बस, इसलिए Q लिया। M स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई, M(H2 - H1) हाफ C2 स्क्वायर - C1 स्क्वायर प्लस G Z2 - Z1, ये इक्वेशन लगा दी अपने स्पेशल क्वांटिटी में, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। M की वैल्यू 1000 कॉमन हो गई है, M की वैल्यू 1000 हो गई, H2 - H1 कुछ होगा इसमें। अब इसमें क्या लगेगा, ये देखो, ये दे दिया उन्होंने, इवन दो द फीड वाटर इज नॉट येट सैचुरेटेड कैन अप्रोक्सीमेट its properties from table, look at the pages 3 where boiling temperature is not reached yet।
तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे H1 माइनस H2 हो गया। ये आपने स्टीम टेबल होती है, ये फॉर्म टेबल लिखा है ना, ये टेबल, ये जो टेबल कौन सी स्टीम टेबल की बात हो रही है। आप लोगों के पास स्टीम टेबल है, मॉइलर चार्ट स्टीम टेबल होनी चाहिए आपको। तो आपको उसके अंदर ये जो कंडीशन दिखेगा, फीड वाटर सैचुरेटेड स्टीम के कंडीशन में स्टीम टेबल में जाओगे आप, सैचुरेटेड स्टीम टेबल देखोगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देखोगे तो आपको H1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये H1 की वैल्यू आएगी 125.7 किलो जूल पर केजी, है ना। आप लोग खरीद लो सब लोग स्टीम टेबल। कल मैं फिर आपको ये न्यूमेरिकल थोड़ा करवाऊंगा और इसमें बताऊंगा आपको मैं कि क्या कहानी है। स्टीम टेबल देखना आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं आए तो आप मुझसे ऑनलाइन पूछ लीजिए, मैं स्टीम टेबल ले आऊंगा और ऑनलाइन आपको बता दूंगा मैं, है ना। ओके सर। 10-20 रुपए की आएगी, 20-30 रुपए की आती है स्टीम टेबल, वो सबके पास होना चाहिए, एग्जाम में अलाउड है वो, और उसी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और लास्ट में उसमें मॉइलर चार्ट दिया है तो उससे भी निकाल सकते हैं अपन। दिस इज द मस्ट, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मस्ट है। जैसे अभी मैंने ये न्यूमेरिकल में एंथैल्पीज नहीं दी हुई थी, जो बॉयलर का मैंने आपको बताया ना, इसमें एंथैल्पी वैल्यू नहीं दी है। आप फीड वाटर 30 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे भेज रहे हो उसमें, तो उसमें कितनी एंथैल्पी है वो आपको टेबल से मिलेगी। ये स्टीम टेबल का दिया ना, ये स्टीम टेबल फ्रॉम टेबल, वो टेबल से आपको निकालनी पड़ेगी, जो निकाली उन्होंने, तो ये आ गई आपकी 125 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरा उसमें दिया हुआ है प्रेशर जो है 7 बार का प्रेशर हो रहा है। तो अब आप जब 7 बार का प्रेशर देखोगे स्टीम टेबल में, तो उसमें एंथैल्पी 2 मिल जाएगी आपकी, 26764 किलो जूल पर केजी, H2 मिल जाएगी। H1 H2 मिल गया आपको, टेबल से मिल जाएगा, तो फिर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ये फॉर्मूला लगा दोगे, H1 माइनस H2 हाफ C2, उसका मतलब 40 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर 2 स्क्वायर, C2 की वैल्यू दे रखी थी, और ये GZ1, जी और हाइट 2 मीटर हाइट थी ना आपकी, ये 2 मीटर हाइट को उन्होंने क्या किया देख लो आप ऐसा, ये 2 मीटर हाइट का उन्होंने, अरे कहाँ गया है यार, ये देखो ऐसे सॉल्व करा है इन्होंने, तो इससे हीट निकल गई आपकी। हीट ट्रांसफर इज देयरफॉर कैलकुलेटेड दिस। एंथैल्पी अपन ने, ये जो एंथैल्पी निकाली है, ये देखो भैया, ये एंथैल्पी जो निकाली है आपने, ये वो नहीं था इसमें, आपने जो ये एंथैल्पीज निकाली हैं, मैं बैक करता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या हो रहा है। ये जो एंथैल्पीज निकाली है इन्होंने, ये देखो आप, ये एंथैल्पीज निकाल के इन्होंने H1 माइनस H2 से निकाला आपने, टेबल से, स्टीम टेबल से, हाफ mc2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर वैल्यू दी है, वेलोसिटी की वैल्यू दी है, और h ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है। तो ये आंसर आ गया आपका इससे। तो ये जो आंसर आया है इसको अपन कैलकुलेट करके हीट ट्रांसफर क्यू की वैल्यू निकाली, 733 किलोवाट आ गई इसको जब कैलकुलेट करोगे। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, ये वाले की दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। H1 H2 की वैल्यू अपन ने स्टीम टेबल से निकाली है, और इसको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो लिखी थी ना, Q माइनस W, वर्क डन 0 है क्योंकि बॉयलर है, बॉयलर कोई वर्क नहीं कर रहा है आपका, इसलिए वर्क डन 0 बताया आपने, और उससे अपन ने निकाल दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का न्यूमेरिकल कर लोगे आप? यस सर। आपको स्टीम टेबल की जरूरत पड़ेगी, वो आपको खरीदनी पड़ेगी, मॉइलर चार्ट खरीदना पड़ेगा, वो सब जगह लगेगा, अभी पूरे इंजीनियरिंग में लगेगी वो आपको, और एग्जाम में अलाउड है। कल आप लोग आज जाके स्टीम टेबल्स खरीद लीजिए प्लीज, एवरीवन, यू हैव टू परचेज स्टीम टेबल्स एनी हाउ। 30 रुपए की आएगी, पतली सी आएगी। ये आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल हो जाएगा एक 10 नंबर का। आप लोग क्लास में जब भी आओगे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं। ओके, नाउ विद टरबाइन। अब टरबाइन का काम क्या होता है आप लोगों ने देखा है? टरबाइन किसी ने देखा है?
Anyone has seen a turbine? Yes, sir. No, sir. Used to produce, टर्बाइन का काम होता है मैकेनिकल पावर, तो प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर को जनरेट करना। आपने क्या कि स्टीम भेजते हैं टरबाइन के अंदर, स्टीम भेजते हैं तो वो स्टीम एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होने के बाद क्या होता है कि वो घूमने लगता है, जब वो घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने कहा एरोप्लेन में देखा है, एरोप्लेन में क्या होता है, गैस टरबाइन होता है, उसमें गैस भर देते हैं और आपने क्या कहता है एयर को कंप्रेस करते हैं और जैसे फ्यूल छोड़ते हैं तो कंप्रेस एयर में कांटेक्ट में आकर एकदम से बर्न हो जाता है और वो टरबाइन घूमने लगता है। कितने तरह से हवाई जहाज उड़ते हैं आपने देखा है, आग निकलती है पीछे से, रॉकेट की तरह स्पीड में निकलते हैं वो। So that is one thing. The fluid which flows in between the blades creates an expansion process, which in turn pushes the blades, thus rotating the shaft, producing mechanical power. This power can be converted into electrical power by installing, generating, and this. तो उस पावर का अपन यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी का होता है। तो अब उसके केस में क्या होता है कि अगर आपने मान लिया टरबाइन के अंदर एडियाबैटिक फ्लो हो रहा है, एडियाबैटिक का क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन बताएगा मुझे, कौन समझा सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस? एनीवन? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन बता सकते हैं? 13 में से कौन बताएगा मुझे एडियाबैटिक का में क्या होता है? गौतम कुमार, पीयूष कुमार, प्रखर कुमार, ये लोगों ने की अटेंडेंस अच्छी है। सार्थक भारद्वाज, आप में से कोई बता दे भैया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एडियाबैटिक प्रोसेस? पीवी डायग्राम पे जो प्लॉट करोगे आप एडियाबैटिक प्रोसेस में, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लो आप लोग। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर जो होता है नहीं होती सिस्टम के अंदर, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। इसका एग्जांपल मैं बता दूं आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस का आप लोगों ने देखा है थर्मोस फ्लास्क, जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। क्लियर है? यस और नो बोलिए। एडियाबैटिक का एग्जांपल मैंने बता दी आपको, थर्मोस फ्लास्क, ये थर्मोकूल का डिब्बा जिसमें बर्फ रखते हैं गन्ने वाले, सराउंडिंग से ट्रांसफर नहीं होती हीट और बर्फ जमी रहती है आपकी। थर्मोस फ्लास्क में भी वही होता है, लॉसेस होते हैं लेकिन उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है, वो परफेक्ट नहीं होता वो। ओके, एडियाबैटिक का मतलब हो गया जहाँ पे हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग नहीं हो रही है। लिखा हुआ है, देख लो आप, Q1 2 प्रोसेस 1 और 2 के बीच में हीट सप्लाई इज 0, इक्विवेलेंट टू 0, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है लेकिन अपन एज्यूम कर रहे हैं। नॉर्मली नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट करें, देन वर्क डन इक्वल टू, अब जब ऐसा हो रहा है तो इसमें वर्क रिटर्न मिलेगा आपको। टरबाइन में क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। आपने हीट दी है, स्टीम दी है आपने, मतलब स्टीम को क्या है हीट के फॉर्म में दे रहा हो और आपको वो क्या वर्क करके दे रहा है। अगर आपने सेम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दिया अगर, तो मास फ्लो ऑफ स्टीम इनटू H1 - H2 ये हो जाएगी आपकी, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ये देख सकते हो आप फॉर्मूला, यू कैन सी दिस। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके केस में। किस केस में? टरबाइन के केस में, है ना। अब बचा आपका कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, कोई भी भाप है उसको कंडेंस करके वापस लिक्विड में लाना, स्टीम को पानी में कन्वर्ट करना, कंडेंस करना। कंडेंसर का काम होता है, ये कंडेंसर का काम होता है। यू कैन से इट्स अ फंक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ बॉयलर। बॉयलर का उल्टा होता है, बॉयलर में क्या होता है, पानी को लेके उबाल के वेपर्स में कन्वर्ट करना, और यहाँ पर क्या हो रहा है कंडेंसर में, उसको उल्टा हो रहा है, रिवर्स ऑफ बॉयलर, वेपर्स को पानी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो डिफरेंस इज दैट इज नेगेटिव बिकॉज द हीट इज रिलीज्ड। इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है तो नेगेटिव लेंगे, Q इज नेगेटिव, Q इक्वल टू M(H2 - H1) 0। ये फॉर्मूला लग जाएगा इस केस में, है ना। You are applying this formula. ये कंडेंसर समझ गए आप लोग?
बॉयलर को उल्टा होता है कंडेंसर। बॉयलर में क्या करते हैं, पानी को लेके वो उबाल देते हैं और वेपर फॉर्म में कर लेते हैं, और कंडेंसर में क्या होता है, वेपर को वापस पानी में कन्वर्ट करते हैं, अपोजिट ऑफ बॉयलर, राइट। और उसका स्टेडी Yes, sir. एजुकेशन ये लग गई आपको, जो लगा दी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग एक काम करिए, न्यूमेरिकल Yes, sir. में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, आप लोग स्टीम टेबल्स और मॉइलर चार्ट तैयार रखिएगा अपने पास, एवरीवन, ठीक है, आज ही खरीद लीजिएगा प्लीज, अपने पास टाइम नहीं है, एग्जाम शुरू हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। मैं आपको ट्यूटोरियल्स भेज रहा हूं मैं आज, आप उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा सब लोग, और दिक्कत आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, मुझे बताएंगे, तभी मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा, या फिर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ हूं मैं, राइट, ओके सर। है ना। तो आज के लिए भैया इतना ही है।